हमारे यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं वो बाहर के देशों में नहीं होती हैं, कि कालाजार है, फलेरिया है, इवन जो एमीबिक पेट का इन्फेक्शन होता है, जो पेट खराब हो जाता है, वो बाहर के देशों में तो होता ही नहीं है। तो ये हेल्थ चेकअप के जो पैरामीटर्स होते हैं ये कंट्री वाइज डिफरेंट होते हैं या पूरा वर्ल्ड सेम ही पैरामीटर्स फॉलो करता है? और वैसे भी ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट और फैट लेने का काफ़ी जोर रहा है और मोटापे को अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानी गई। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ मैंने देखा कि सब लोग दौड़ते हैं, तो मुझे समझ में आया कि उनको ओलंपिक में मेडल्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं। किसी का भी वजन अगर ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है। मेनली 30 से 45 का जो ब्रैकेट है इसमें हमें काफ़ी हार्ट अटैक देखने को मिले हैं। हार्ट का पेन होगा वो बड़े एरिया में होगा, आप उसको ऐसे पाम से बताएंगे। आजकल B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है और लोग कहते हैं बिना नॉनवेज खाए आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। एक वेजिटेरियन इसको कैसे पूरा करें? हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रमन जी जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और जनरल फिजिशियन हैं। आज इनसे पूछेंगे जनरल डिसीज़ के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं अपनी जनरल लाइफ में। पहले सर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद जैनन जी, पहले आपने मुझे अपने शो पे पॉडकास्ट पे बुलाया। वेलकम सर। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है, जैसा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और मैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया का फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, फैमिली डॉक्टर हूँ, फैमिली फिजिशियन हूँ, और इसी एरिया में नोएडा एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और गौर सिटी एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं फुल टाइम क्लिनिक्स करता हूँ अपने, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारी फैमिली से हमसे जुड़ी, उनसे हम बात करें। ओके, तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेजेस में लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में जाकर बड़ी बीमारियां बन जाते हैं? देखिए, जो हमारा ह्यूमन लाइफ स्पैन होता है उसमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक अलग अलग एज और इवन जेंडर्स में, मेल फीमेल्स में, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं या अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। ओके। बच्चों के मामले में हम देखें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जो फिजिकल ग्रोथ है, जिसमें हाइट एंड वेट, अगर वो लैग हो रहा है, हाइट एवरेज बच्चे से कम है, वेट एवरेज बच्चे से कम है, तो ये एक अर्ली साइन ऑफ, आप समझ लें कि आगे आने वाली बीमारियों का है। वैसे ही मेंटल डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट है, उन चीज़ों को बच्चों में देखा जाता है। महिलाओं में देखें तो उनकी जो लाइफ स्पैन होती है उसमें पीरियड्स का शुरू होना, प्रेगनेंसी की बाद वाली अवस्था, और उसमें लैक्टेशन है, फिर आगे चल के मेनोपॉज का एक बड़ा फेज आता है। तो ये सब फेजेस जो लाइफ के हैं और जो लाइफ स्टेजेस हैं उसमें अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। Okay. तो पीरियड्स का फॉर एग्जांपल इरेगुलर होना, और वज़न का बढ़ना, प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेशन, मिल्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनोपॉज में भी जो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, और उस एज ग्रुप में बीमारियां भी होती हैं, कई टाइप के कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, इनका भी अर्ली लक्षण होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम कहते हैं कि गांठ होती है, हाँ जी, उसको हमें देखना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर में डिस्चार्ज वगैरह आता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें बीमारियों को, मेल्स में हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो एडल्ट लाइफ में 30s के बाद शुरू होती हैं। तो वो सब अर्ली साइंस सिम्टम्स में तो वही है कि आपको स्ट्रेस, नींद, भूख, आपकी जो फिजिकल जो कंडीशन है, बहुत बार हम देखते हैं कि बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो अर्ली ग्रेइंग ऑफ जो हेयर्स है वो भी एक अर्ली सिम्टम है हार्ट की डिजीज़ का। तो ऐसा भी होता है कि बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो सफ़ेद बालों के कई कारण होते हैं, एनवायरमेंटल, पानी वगैरह भी होता है, लेकिन अगर बहुत सारे बाल अर्ली सफ़ेद हो जाएं तो ये एक हार्ट का भी सिम्टम होता है मेल्स में। तो अलग अलग एजेस में हम देखते हैं कि अलग रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको हमें अकॉर्डिंगली उनको जज करना पड़ता है। ओके। आजकल हेल्थ चेकअप भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में ये? हेल्थ चेकअप ज़रूरी है क्योंकि हर साल हमारी लाइफ स्पैन में हम अपना समय स्पेंड करते हैं और हमारी बॉडी चेंज होती है। तो जैसे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, तो दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी बदलाव होता है। हमारे जो शरीर की अवस्था है और जो ज़िंदगी की जो फेज है
वो दोनों चेंज होते हैं। जैसे आप अब प्राइमरी स्कूल में थे तो आप मिडिल स्कूल में आ गए, वहाँ से हाई स्कूल आ गए, हाई स्कूल से कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आप देखें तो नए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पे अक्सर लोगों का स्मोकिंग अल्कोहल से फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। फिर आप जब जॉब करते हैं तो जॉब में किस टाइप की जॉब है, कब आपने जॉब ज्वाइन की, तो ये सब हमारे जो डायनेमिक फेजेस ऑफ लाइफ हैं उसमें हमें अलग अलग समय पे हर साल आपकी बॉडी पे अलग अलग स्ट्रेसर्स आते हैं, जो एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। तो उसमें एनुअल हेल्थ चेकअप करना एक इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में एक ये मेडिकल प्रैक्टिस है। इंडिया में धीरे धीरे ये अब इसके ऊपर ज़्यादा जागरूकता आ गई है। जैसे हम यूएस में देखें और कनाडा का मैं जानता हूँ कि वहाँ पे टास्क फोर्सेज है, प्रिवेंटिव टास्क फोर्स बोलते हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं कि किस एज में आपको कौन से चेकअप्स कराने चाहिए। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल की उम्र के बाद खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों को अपने एनुअल चेकअप ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि कई सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से अब अर्ली आने लगी हैं। जो उनके पेरेंट्स को 50, 60, 70 साल की उम्र में शुगर बीपी होता था, अभी हम देखते हैं कि वो अर्ली स्टेजेस में 30, 40, 50 के एज में वो आने लगे। ओके, तो ये हेल्थ चेकअप के जो पैरामीटर्स होते हैं ये कंट्री वाइज डिफरेंट होते हैं या पूरा वर्ल्ड सेम ही पैरामीटर्स फॉलो करता है? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कनाडा और यूएस दोनों का अलग पैरामीटर्स हैं। हमारे यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं वो बाहर के देशों में नहीं होती हैं। जैसे कुछ बीमारियाँ, जैसे मैं बताऊँ कि कालाजार है, फलेरिया है, इवन जो एमीबिक पेट का इन्फेक्शन होता है, जो पेट खराब हो जाता है, वो बाहर के देशों में तो होता ही नहीं है। तो टाइफाइड जैसी बीमारियाँ उनके यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं, जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। डेंगू को ले लें अभी, तो काफ़ी कॉमन है ये। तो हर इन्वायरमेंट, देश और जो वहाँ पे जो बीमारियाँ होती है उसकी प्रिवेलेंस अलग होती है। ओके, जैसे नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम थायराइड हो गया या शुगर हो गया, उसके पैरामीटर्स हैं, जो रेंज है। पैरामीटर्स भी एज और लॉन्गेविटी की वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित हैं। ओके, और हमारे यहाँ अब जो इसका प्रिवेंटिव चेकअप का चलन है, हमारे यहाँ तो एट डिमांड है कि आप कराना चाहते हैं तो आप करा लें, लेकिन बाकी देशों में जहाँ पे इंश्योरेंस बैक्ड है वहाँ पे स्पेसिफिक उनके डिजीजेस हैं कि आपको इस एज ग्रुप में ये आपको चेकअप्स कराने हैं। हमारे यहाँ अभी ये थोड़ा सा मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, लेकिन जैसे फुल बॉडी चेकअप आजकल हो गया है, एक ऐसा फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। तो फुल बॉडी चेकअप को हम उसको अगर समझें तो बॉडी में हमारे, तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। तो उन सबको कॉमनली जो हम देखते हैं, तो जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं, हीमोग्लोबिन वाले पैरामीटर्स हो गए, थायराइड का टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लिपिड प्रोफाइल हो गया, यूरिन के रूटीन टेस्ट हो गए, वाइटामिन्स के टेस्ट कॉमन है। इसके अलावा एज स्पेसिफिक कैंसर स्क्रीनिंग्स होते हैं, एज स्पेसिफिक हार्ट के भी स्क्रीनिंग्स होते हैं, जो टीएमटी टेस्ट, इको, ईसीजी वगैरह कराया जाता है। तो ये कॉमनली जो फुल बॉडी चेकअप का जो एक मतलब कि पॉपुलर एक जो इसका चलन है, तो वो इसमें ये सारे कॉमन चीज़ें हम इंडिया में करते हैं। ओके, और मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कॉमन हैबिट्स हैं जो हम चेंज कर लें तो हम बच जाएंगे काफ़ी सारी बीमारियों से, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं? हमारा जो इंडिया में खासकर जो तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अब सिटीज़ में देखिए कि माइग्रेशन होता है, सिटीज़ में लोग रहते हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं। नॉर्थ में देखिए तो गुड़गांव, यहाँ पे एनसीआर में नोएडा, दिल्ली और बड़े बड़े सिटीज़ जहाँ पे हब्स हैं जो इंडस्ट्री के, वहाँ पे जो लोगों का जो हमारा काम करने का स्टाइल है, इंडिया में जो कल्चर है, वहाँ पे ओवरवर्क का कल्चर है। हालांकि ये बात अच्छी है कि आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, और हम बहुत मेहनती लोग हैं, पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे सीईओ हैं। तो ये कारण यही है कि हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन मेहनत के साथ अपने बॉडी में अपने बॉडी का ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने गाड़ी का और अपने जो हम फ़ोन का बहुत ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि फ़ोन में खरोच ना आ जाए, गिर ना जाए। वैसे आप सोचें कि आपका जो पूरी बॉडी का जो ज़िंदगी का रिसोर्स वो तो बॉडी है और समय है कि आपके पास समय कितना है और आपकी बॉडी कितनी फिट है। तो उसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि जो 3-4 चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1, हम वर्क करते हैं लेकिन हमें रेस्ट भी करना चाहिए।
तो हमारे यहाँ ओवरवर्क का कल्चर है, ऑफ लेने का कल्चर नहीं है, छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, वीकेंड को वीकेंड नहीं समझते हैं, नाइट को नाइट समझते नहीं हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं। और इस ओवरवर्क में जितना फिजिकल रेस्ट मिलना चाहिए हमारी बॉडी को, आप कितने भी फिट हो, यंग हो, आपको रेस्ट चाहिए होता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। क्रिकेटर हमने सुना उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसा क्या है कि जो हमारे वर्किंग क्लास के लोग हैं वो रेस्ट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा खुद का भी ऐसा होता है कि नहीं और मेहनत करें, कॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल आगे बढ़ना जीवन में तो मेहनत करना है, लेकिन रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बड़ा अंडररेटेड है कि रेस्ट करना, लेकिन रेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नींद पूरी करना, जैसा हम देखते हैं कि अभी IT सेक्टर में खासकर लोग अलग अलग शिफ्ट्स में, पूरी दुनिया का काम हमारे यहाँ आउटसोर्स होता है। US शिफ्ट है, UK शिफ्ट है, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है, और इन सब को हम अपने यहाँ पे इंडिया में रहते हुए यहाँ के दिनचर्या में अपने परिवार के साथ उसको हम मैनेज करते हैं। तो उसमें नींद का जो टाइमिंग है ये ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे उसकी डेप्थ और उसका जो आराम उससे मिलना चाहिए, मेंटल आपको रिजिलियंस आती है, जो सुबह में फ्रेशनेस आनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो एक्यूमुलेटिव फटीग होता है, एक्यूमुलेटिव स्लीप डिप्रिवेशन होता है। फिर खान पान का भी जो हमारा जो कल्चर हो गया वो काफ़ी ड्रामेटिक चेंज हो गया, स्पेशली कोविड के लॉकडाउन के बाद। होम डिलीवरी, वर्क फ्रॉम होम, और बाहर के खाने का पहले भी था, यहाँ NCR में तो रहा है, लोग बाहर से खाते रहे, लेकिन अब उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप कुछ तो इसका मतलब कि कल्चरल चेंज समझ लें, और कुछ इसके कंपल्सन भी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो आपको कुछ भी खा लेना है और अपना काम पे लगे रहना है। तो ये खान पान का जो हमारा चयन है, गलत खाने का, गलत समय पे खाने का, वो हमारे बीमारियों को प्रेसिपिटेट कर रहा है। और लास्टली हमारा ध्यान फिटनेस पे नहीं है। फिटनेस पे नहीं है क्योंकि आप जैसे एज के साथ 20s 30s में आपकी एनर्जी पीक लेवल पे होती है, उसके बाद वो डिक्लाइन होती है। अगर आप उसको मेहनत करते हैं और आपकी एनर्जी लेवल उसको मैच नहीं करेंगे तो आपको जो फिजिकल एग्जॉशन होता जाएगा लाइफ में। हाँ जी। तो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए, अपनी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं समराइज़ करूँ तो नंबर 1 रेस्ट करना, नंबर 2 अपनी नींद को पूरा करना, नंबर 3 फूड खान पान को सही करना, और नंबर 4 एक्सरसाइज करना। 4 पिलर्स हैं जो आपके हेल्थ को सही रखते हैं, और इनको आप ध्यान दें तो आप मेरा मान के चलें कि जो 90% बीमारियां उनसे आप बच पाएंगे। सही कह रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने। आजकल हमारे देश में जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हर 10 में से एक को थायराइड हो गया एक्चुअली। तो और ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, उसमें भी मैं बात करूँ फीमेल में बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? थायराइड होने के कई एक सारे रीज़न हैं। थायराइड के जो कॉमन जो कंडीशंस हैं, थायराइड पहले समझे कि क्या होता है। थायराइड एक ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड इसे हम कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड किसी क्योंकि इसे हार्मोन सिक्रीट होता है। हाँ जी। पूरे हमारी बॉडी में हार्मोन केमिकल फैक्ट्री है और अलग अलग काम के लिए ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। हाँ जी। उसमें हार्मोन काम करते हैं। तो जो हमारा थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है, हमारे ये गले के सामने वाले हिस्से में एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है जो नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन जैसे पुराने ज़माने में यहाँ पे स्वेलिंग होती थी, सूजन हो जाती थी, इसको हम घेघा नॉर्मली हम कहते थे, या ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी। ये हिमालयन बेल्ट में खासकर जहाँ पे आयोडीन की डिफिशियंसी पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये काफ़ी था, और उसमें ग्वाइटर होने की काफ़ी टेंडेंसी रहती थी और अक्सर लोग पहले दिखा करते थे। बाद में काफ़ी इस पे ध्यान दिया गया और आयोडाइज सॉल्ट के फॉर्म में, हाँ जी, उसका फोर्टिफिकेशन करके सॉल्ट के फॉर्म में उसकी डिफिशियंसी को दूर करने की कोशिश की। तो अब ऐसे केसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। आजकल जो ज़्यादातर केसेस हैं वो ऑटोइम्यून हैं। ऑटोइम्यून में क्या होता है कि इसमें हमारी बॉडी में जो उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है वो सब ऑप्टिमल हो जाता है, बिगड़ जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसमें थायराइड का हार्मोन हमारी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को जितना बैलेंस रखने के लिए चाहिए, दोनों ही एक बड़ा बैलेंसिंग हार्मोन है कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप भी करता है, स्लो भी करता है। तो डिपेंड करता है कि ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि अपने आप से ऑटो रेगुलेशन भी होता है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अगर आपने खा के और बहुत सारा अपना कैलोरी इनटेक बढ़ा के वजन बढ़ा लिया तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। अगर आप दौड़ते भागते हैं, आपकी एक्टिव लाइफ है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप रहेगा।
तो ये चीज़ें भी फैक्टर करती हैं थायराइड की बीमारी पे। लेकिन जो बीमारी हो रही है उसका कारण ऑटोइम्यून है। महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड के टाइम से और आगे चल के प्रेगनेंसी में तो बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें थायराइड के हार्मोन और ग्लैंड के ऊपर भी असर पड़ता है और उसमें अक्सर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी डिटेक्ट होती है और उसे हमें प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। मेल्स में रिलेटिवली कम है लेकिन उनमें भी ऐसा होता है, बट संख्या उनकी काफ़ी कम है। तो कारण अलग अलग हैं और थायराइड की बीमारी भी बहुत सारी हैं। जो कॉमन थायराइड की बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, इसमें वजन बढ़ता है, जो हम आमतौर पे चर्चा करते हैं कि दूल्हा होने या वजन बढ़ाने वाला थायराइड कौन सा है। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें TSH आपका बढ़ जाता है, T3 T4 हार्मोन कम होता है, इसमें आपका वजन बढ़ता है। इसके अपोजिट होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आपका TSH कम हो जाता है, T3 T4 बढ़ जाता है और वजन कम हो जाता है। तो ये कॉमन 2 कंडीशंस हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसकी वैरायटीज वेरिएंट्स हैं, लेकिन कॉमनली यही 2 होती हैं जिसे हमें जानना चाहिए। इसमें भी 90% लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है। तो वज़न कम होना और ज़्यादा होना, इसके अलावा भी कोई ऐसा सिम्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको थायराइड है? जैसे मैं बता रहा था, हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है। हाइपो जिसमें TSH कम होता है, T3 T4 सॉरी मैंने गलत बताया, TSH बढ़ता है और T3 T4 कम होता है हाइपोथायराइडिज्म, इसमें वजन बढ़ता है। और इसमें जो बीमारी के लक्षण होते हैं उसमें खून की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर सपोज आपका 11-12 फीमेल्स में और मेल्स में 14-15 हो तो वो कम होकर 10 के नीचे आ जाए, तो वो एक सिम्टम होता है। इसके अलावा आपके स्किन में थिकनिंग, पैरों में सूजन, कॉन्स्टिपेशन होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म में एक तो वजन आपका कम हो जाता है और इसके अलावा इसमें एक कॉमन सिम्टम आंखों का प्रोमिनेंट हो जाना, बाहर की तरफ दिखना, तो ये हाइपरथायराइडिज्म का है। और साथ में धड़कन के ऊपर असर होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। तो क्या हम थायराइड को मेडिसिन या फिर रेगुलर अपना लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं? जैसे मैं बताया, कुछ तो इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन है हमारी बॉडी का, जो बॉडी खुद ही अपने आप से इसको कोशिश करता है बैलेंस करने का। हमारे फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि वजन की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो रही तो हम वजन को कम कर सकते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म वजन को मेंटेन रखना, कम रखना, उसका आपका एक स्टेप है आपके डाइट में ध्यान देना कि आपका कैलोरी इनटेक ओवर ना हो और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, तो जिससे आपका मेटाबॉलिज्म, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी इसकी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीजों को दवाइयों की ज़रूरत पड़े। और इसमें कंडीशन होता है जिसमें हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें TSH बढ़ा होता है लेकिन बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। ना आपका वजन ज़्यादा है, ना आपका एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ना आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसे लोगों को TSH बढ़ा होने पे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती है। अप टू 12 हम बोलते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जैसे प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी को हमें प्रोटेक्ट करना होता है और बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमें सपोर्ट करना होता है, उसमें हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो अक्सर कम लेवल पे भी 5-6 जो TSH होता है उस लेवल पे भी दवाई स्टार्ट की जाती है और दी जाती है, और वो ज़रूरी थी उस फेज में। वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ का, केसेस की बात करूं तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं और इंडिया में काफ़ी तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रहा है। इवन वर्ल्ड की हम डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया को बुलाने लगे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारा आबादी का जो घनत्व है चाइना जो जिसके हम कंपैरिजन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा, चाइना एक बहुत बड़ा लैंड मास है। और मैं चाइना गया हूँ पर्सनली, और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों जो आम आप देखते हैं बाज़ार में, मॉल्स में, सड़कों पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो किसी का भी पेट नहीं निकला है। इंडिया में ये काफ़ी अनकॉमन है, 10 में से 8 लोगों का, 7 लोगों का, इवन जो यंग लोग हैं उनका पेट निकला होता है। तो इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो हमारी लाइफस्टाइल जीने का तरीका है उसमें हम कहीं ना कहीं फिटनेस को उतना इम्पोर्टेंस अभी भी नहीं देते हैं।
और जो हमारे खाने पीने का दोनों तरीके से परेशानी है। एक तो जो नया दौर आ गया जिसमें हम फास्ट फूड वगैरह पे काम चलाते हैं, जिसमें हमारे न्यूट्रिशनल, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफिशियंसीज हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जो बैलेंस डाइट हुआ करता था ट्रेडिशनल हमारा फूड, उसको हमने डिस्कार्ड करके जो अभी नए फूड के जो कल्चर या चीज़ें ऐसी पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आ गई हैं, इन पे हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और वैसे भी ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट और फैट लेने का काफ़ी जोर रहा है, और मोटापे को अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानी गई। मतलब कहा जाता है कि हेल्दी पर्सन, मतलब कि किसी का मोटापा या ओबेसिटी को हम बोलते हैं कि हेल्दी है। हाँ जी। एक हेल्दी पर्सन की निशानी के मतलब उसका वजन ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, और ये एक मिसकंसेप्शन है। मोटापा और हेल्दी होना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप कम वजन में भी काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से हम ज़्यादा फैट और एनर्जी कंजम्पशन हम करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कारण है। और कुछ कल्चरली भी हमारे यहाँ, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ मैंने देखा कि सब लोग दौड़ते हैं, तब मुझे समझ में आया कि उनको ओलंपिक में मेडल्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं। और हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी हमारे यहाँ स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है। तो वहाँ जो वहाँ का ओपेरा हाउस है उसके आसपास के एरिया में मैंने देखा कि लोग 20, 30, 40, 5, 6, 10 के ग्रुप्स में अकेले भी लोग दौड़ रहे हैं। और वहाँ कोई ऑफिस में कोई फॉर्मल ड्रेस कल्चर नहीं है, तो आप ऐसे शॉर्ट्स में भी आप दौड़ के ऑफिस जा सकते हैं। मॉर्निंग में देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे लोगों का अपना कार होना, ऑटो वगैरह नहीं होती हैं, फिर सारा काम भी खुद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी है जी। मुझे लगता है कि ये हमें जो डायबिटीज़, जो कि अगेन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसकी तरफ ले जाता है, और हमारे लाइफ में जल्दी ऐसी बीमारी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये डायबिटीज़ का पहला सिम्टम्स क्या है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जो उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए? सच बात तो यह है कि अर्ली स्टेज में बहुत बार कोई सिम्टम ही नहीं होता है। ये सिम्टोमेटिक होता है। रैंडम जो प्रिवेंटिव चेकअप कराए जाते हैं उसमें शुगर पता चलता है कि हाई हो गया। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है जो हमें देनी चाहिए, जैसे कि वजन ज़्यादा होना। किसी का भी वजन अगर ज़्यादा है तो वो हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है। तो वजन ज़्यादा होना अपने आप में ही, BMI होता है जो हम हाइट और वेट का प्रोपोर्शन देखते हैं, वो 19 to 24 के बीच में होना चाहिए। तो किसी का भी BMI अगर हाई है तो उसको लक्षण हो या ना हो, आप जरूर जांच के देख लेना चाहिए कि आपको शुगर है कि नहीं। जो कॉमन और लक्षण है जिसमें हमें अक्सर ध्यान नहीं होता, वो है आपका वजन अचानक से कम हो जाना। जैसे किसी का वजन सपोज 80 किलो हो और 3-4 महीने में 70 हो जाए, 65 हो जाए, तो ये एक पहला लक्षण होता है, क्योंकि शुगर आपके ब्लड से टिश्यू में नहीं जाता है। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट या जो मसल मास स्टोर्ड है वो डिजॉल्व होके फिर वो आपका जो वजन कम होने लग जाता है। प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट किया और फिर से आपको लगता है कि नहीं दोबारा से भूख लग गई। इसके अलावा यूरिन ज़्यादा होना, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब कॉमन अर्ली लक्षण हैं शुगर के। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से या फिर लाइफस्टाइल चेंज करके अपना? ऐसा मुझे मानना है कि जो इसमें लाइफस्टाइल का मेजॉरिटी रोल है। ऐसे हमारे मरीज हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल के बल पे ही उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, इवन रिवर्स कर लिया। लेकिन ये डायबिटीज़ के स्टेज के ऊपर है और आपको किस टाइप की डायबिटीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल से है। और इसमें जो 30 to 40% है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर है। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी सही कर ली तो 30-40% उस पर आप इसको कवर कर सकते हैं। आपके डाइट के ऊपर आपको कैलोरी और शुगर इनटेक आपने कट कर लिया, और जो सही चीज़ें हैं, रॉ फूड जैसे सैलेड्स है, स्प्राउट्स हैं, ऐसे फल जो मीठे नहीं है, वो सब आप बढ़ाते हैं, तो ये अगेन 30-40% कवर करता है। तो जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ऑफ डाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, दवाइयों की डोज पे डिपेंडेंस आपकी कम हो जाएगी। तो अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ध्यान दें, और आगे डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी की बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन काफ़ी हद तक इसको हम डिले कर सकते हैं अपने लाइफ में 5 साल 10 साल तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जेनेटिकली भी प्रोग्राम्ड होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप अपने लाइफ में इसको डिले कर सकते हैं, इस बीमारी को। मतलब कि अगर आपको 40 साल में
अगर हो रहा है तो आप इसको आराम से 50 साल की उम्र तक, 65 साल, 55 साल की उम्र तक डिले कर सकते हैं, अगर आप शुरू से ही लाइफस्टाइल पे ध्यान दें तो। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आप चाइना गए तो वहाँ पर सभी के टमी अंदर थे, कोई भी इतना मोटा नहीं था। तो जनरली वहाँ का जो फूड है, जब हम इंडिया में बात करते हैं तो हम कहते हैं चाइनीज़ फूड हेल्दी नहीं है, आप नहीं खाओ, आप नूडल्स मत खाओ, आप ये। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं चाइना गया तो हमें तो आदत है चाइनीज फूड खाने हाँ की, जी, कि नूडल्स और मोमो, जिसको हम कॉमन चाइनीज कॉमन फूड चाइनीज़ समझते फूड, हाँ। हैं, फ्राइड राइस, तो वहाँ तो चाइनीज फूड मिला ही नहीं इंडिया वाला। ओके, जो हम इंडिया में चाइनीज फूड कह के खाते हैं वो इंडियन फूड ही है। अच्छा, ये सारा कुछ उसमें इंडियन है, कुछ भी चाइनीज नहीं है। ओके, मुझे किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी वो फूड नहीं मिला जिसको हम इंडियन फूड, इंडिया में चाइनीज चाइनीज़ फूड फूड कहते हैं, कहते ओके, हैं। आप वहाँ मोमो मांग लें आप, तो बड़ी मुश्किल से जो पनीर टाइप का टोफू मिलता है वो आपको मिल सकता है, थोड़ा राइस मिल सकता है, ओके, बट कोई ऐसी चीज इंडियन फूड जैसी या चाइनीज फूड जैसी वहाँ पे मुझे नहीं दिखी। लार्जली लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उनका प्रोटीन इंटेक अलग है, जैसा हम सुनते हैं मीडिया में हाँ सारी जी, हाँ जी, चीजें वहाँ पे खाई जाती सब हैं, कुछ खाते हैं वो लोग। तो खाते हैं वो वाकई में, तो उनका प्रोटीन इंटेक हाई है हमारे मुकाबले। और वो चाइनीज फूड जिसको हम पॉपुलर चाइनीज, वाकई यहाँ पे जो वो नहीं खाते हैं। ओके, ये मुझे अजीब लगा, शायद हम लोग जानते भी ना हो। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, सब लोगों को समझ में आएगा। बाकी हमारे देश में जो हार्ट अटैक का रेशियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मेनली 30 से 45 का जो ब्रैकेट है, इसमें हमें काफ़ी हार्ट अटैक देखने को मिले हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि शायद बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे, ऐसा सब लोगों को लगता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, सेलिब्रिटीज में तो जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है वही उनका वेल्थ है, यस, वही उनका प्रोफेशन है, तो उनको उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है। ओके, डाइटिंग भी होती है और कई बार ये एक्सट्रीम भी होती है। जैसे सप्लीमेंट्स जो भी शायद लेते होंगे कुछ? अब इसका मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन वो डाइट और फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम सब जानते हैं हाँ कि जी, सब लोग काम करते हो, करना ही पड़ता है क्योंकि उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, उनकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स पर्सन की जैसे भी एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। बट उसके साथ उनको काम भी करना पड़ता है, जो लॉन्ग आवर्स पे है, मल्टीपल शिफ्ट्स में करते हैं, हाँ जी, ऑड आवर्स पे करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लाइफस्टाइल के रिस्क भी हैं जो हमें अपेरेंट नहीं है, क्योंकि हम तो बस उनका वो जो हमें दिखता है हाँ, वो वही देख रहे सोशल हैं। मीडिया में या हाँ जी, फिल्मी वो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका जो स्ट्रेसर्स हैं वो उसको हमें समझना चाहिए। और ये सेम चीज़ लागू होती है जो हमारे दूसरे सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में है, जो लोग हैं जो हमारे काम करने का, ज़्यादा काम करने का जज्बा है और उसके लिए जो हमारी तैयारी होनी चाहिए खान पान की, या जो हमारा रख रखाव होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए बॉडी के, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और बहुत सारे लोग जो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट है, तो मैंने काफ़ी अर्ली लोगों को भी देखा है जो 5 साल 10 साल से नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, उनको अर्ली शुगर और अर्ली उनको बीपी होने की टेंडेंसी है। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में शुगर, और ऐसे ही लोगों को हार्ट अटैक की भी टेंडेंसी ओके, होने की संभावना रहती है। तो ये ज़्यादातर तो ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ओके। ऐसा वार्निंग साइन क्या है या अलार्मिंग साइन कौन सा है हार्ट अटैक के लिए? देखिए, हार्ट अटैक में जो कॉमन हम सब जानते हैं वो है चेस्ट पेन, हाँ जी, है ना। हार्ट अटैक में भी जो हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं वो ऐसा होता है कि कोई क्लॉट बन जाए और हमारे जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करते हैं, जो न्यूट्रिशन पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, उसमें वो रुकावट आ जाए, हाँ जी, उसकी वजह से वो तेजी से वो एरिया डैमेज हो जाए, ये कॉमनली हार्ट अटैक होता है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि अचानक कोई बेहोश होकर गिर के डेथ होगी, जो नहीं ऐसे कि हार्ट केसेस बहुत अटैक ही देखने को हो। आए हैं अभी। तो ये इसमें एरिथमिया बोलते हैं। ओके, तो हार्ट की जो हमारी पल्सेशन होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, उसमें अबनॉर्मलिटी होती है, तो वो भी चीज़ होती है। लेकिन कॉमनली उसको भी हम ब्रैकेट करते हैं कि वो भी हार्ट अटैक है। लेकिन हार्ट अटैक का जो सिम्टम है वो है आपको चेस्ट पेन होना, बहुत तेज होना। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे फिंगर से ऐसे बताते हैं पेन हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो आप थोड़ा इसको भी ब्रॉडली अगर समझें तो कोई भी जो हार्ट का पेन होता है वो पिन पॉइंट फिंगर पॉइंट से आप नहीं बता सकते। ओके, हार्ट का पेन होगा वो बड़े एरिया में होगा, आप उसको ऐसे पाम से बताएंगे। तो कोई मरीज आता है और हमें बताता है तो हमें एक
आइडिया तो लग ही जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है चेस्ट पेन के मामले में। इसके अलावा चक्कर आना, गिडीनेस होना, वो एरिथमिया वाली प्रॉब्लम जो मैं कह रहा था, एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हैं, वो उसके लक्षण होते हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। मेंटल फॉगिनेस होना, थकान होना, बहुत बार ऐसे हार्ट अटैक के पहले फटीग होता है यंग लोगों में कि आप एक सिग्नल आता है कि आपको थकान हो रही है, आपको थकान हो रही है। तो बहुत बार थकान को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा है। और ये लाइफस्टाइल में हमारे हम क्या ऐसा चेंज करें जिससे हम बच सकते हैं हार्ट अटैक से? क्योंकि ये बहुत रेगुलर हम वीडियोज़ में देख रहे हैं कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन वो लोग, और ग्राउंड में खेलते खेलते गिर जाते हैं। ये इसके बारे में बताइए आप ज़रा। इवन कोविड के पहले भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे थे जो अर्ली एज में हार्ट अटैक के थे। एक तो जो रिस्क फैक्टर्स है वो हैवी स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जो हैवी स्मोकर्स होते हैं स्पेशली इन मेल्स, वो उनको मैंने देखा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं शुरू में। इसके अलावा जो आपको मैंने पहले भी इस पे बताया कि जो फिजिकल रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता होती है, जैसे आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो 50 किलो वजन का एक ग्रुप होता है, फिर 70 किलो का अलग होता है, 48 kg का अलग होता है। अभी जैसे अपने ओलंपिक में देखा कि थोड़े से वेट के उस पर जो है ना फाइट नहीं हो पाई, वेट का डिफरेंस आ गया, वेट कम नहीं कर पाए। तो हर वजन ग्रुप का मतलब क्या है कि आपकी शारीरिक क्षमता का एक पैरामीटर, एक लेवल है, और आप उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको वो जस्ट नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी जो फिटनेस है, अगर आप उससे ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं, जैसे हम बहुत बार ओल्ड एजेस में भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि 60, 65, 70 साल की उम्र में उनको ऐसा लगता है कि 10 साल पहले तो हम ऐसे भाग के चढ़ जाते थे, दौड़ जाते थे, पहाड़ पे चढ़ जाते थे, तो अभी भी वो कोशिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी वो उससे मैच नहीं हो रही है। हाँ जी। तो वैसे ही जवानी में भी, यंग एज में भी, अगर आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपके इन्वायरमेंट, आपके वर्क के प्रोफाइल को अगर मैच नहीं करेगी तो मिसमैच होगा। तो ये एक अर्ली मतलब चीज़ है जिसपे आपको मतलब कॉमन सेंस है कि जितनी आपकी फिटनेस उतना फिजिकल एक्टिविटी करें। तो ये भी जो होता है ना कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज, या आप पूरे टाइम तो आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और हफ्ते में एक बार पूरा फुल फुटबॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, तो ये फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना, ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी हाई एनर्जी स्पोर्ट्स हैं। ओके। उसके लिए आपकी फिटनेस अगर नहीं है, आपका वार्म अप नहीं है, आपकी मसल्स, आपकी हार्ट की कैपेसिटी नहीं है, तो वो आपके लिए रिस्की और इंजूरियस हो सकता है। ऐसा कॉमन है कि लोग कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं वीकेंड में, लेकिन आप देखें कि तेंदुलकर किस एज में रिटायर हुए क्रिकेट खेलने से, और अभी आप सोचिए कि उसी लेवल पे फुटबॉल खेलने से भाईचुंग भूटिया की एज क्या थी जब वो रिटायर हुए फुटबॉल से। प्रकाश पादुकोण किस एज में बैडमिंटन से रिटायर हुए। तो कहीं तो वो पीक होता है आपकी स्पोर्टिंग एबिलिटीज का, जहाँ पे उसको कम कर सकते हैं। तो आप अगर कॉर्पोरेट जॉब में से अगर आप फिटनेस आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको फिटनेस वाले काम करने चाहिए, ना कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ऐसे या ट्रेडमिल इतना ज़्यादा जो कि आपकी एनर्जी लेवल या आपकी कैपेसिटी को मैच नहीं कर रहा हूँ। तो वो हार्मफुल है कई एक बार फिटनेस के बदले। तो फिटनेस के लिए आपको जो स्लो अपने कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए वॉकिंग फॉर एग्जांपल ईजीएस्ट है, रिस्क फ्री है, इसमें कोई साइकिलिंग नहीं करनी, कोई टक्कर लगने का नहीं है, आपको दौड़ना भी नहीं है कि घुटने एंकल में कोई स्प्रेन आने की संभावना है। तो वॉकिंग से शुरू करें और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना बॉडी को। जरूरी नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग ही करें, आप सिंपल अगर अपने जॉइंट्स को भी मूव कर ले 5 times क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपके बॉडी के जो पैर को उठा लिया 5 बार ऊपर आपने, तो उसका भी जो वजन होता है वो भी काफ़ी होता है। तो उससे आप वेट ट्रेनिंग किया, आपने वॉल से पुशअप कर लिया सिंपल, बेड के ऊपर आपने कमर को लेफ्ट एंड राइट टर्न कर लिया 5-5 बार। तो वो सब चीज़ें भी जो सिंपल चीज़ें हैं 15-20 मिनट वो करें तो वो भी आपके लिए यूजफुल है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जोश में हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये मिसमैच हो जाता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, ये एक कॉमन मिस्टेक है। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है हार्ट अटैक को लेकर कि हार्ट अटैक मेल में ही ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, फीमेल में कम क्यों है? फीमेल को भगवान का वरदान है भगवान का वरदान है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको बॉडी में हार्मोनल प्रोटेक्शन है। ओके। हार्मोनल प्रोटेक्शन, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनके मेनोपॉज तक उनको प्रोटेक्ट रखता है किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम से। मेल्स में ये वो हार्मोन्स नहीं होते, उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है तो वो रिस्की बिहेवियर को बढ़ाता है। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। जो हार्मोन्स फीमेल्स की होती हैं वो नेचुरली उनकी बॉडी को सॉफ्ट, टिश्यू को सॉफ्ट
ब्लड प्रेशर उनका अक्सर देखेंगे, बहुत सारी लड़कियां फीमेल्स आती हैं कि हमारा बीपी लो रहता है। आती तो है। वो लो रहना कोई बीमारी नहीं है, वो तो साइन ऑफ गुड हेल्थ है, ओके। साइन ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ योर बॉडी एंड वास्कुलर सिस्टम है। तो वो तो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जब तक फीमेल्स में पीरियड चल रहा होता है, उनको गॉड गिफ्ट है, प्रोटेक्शन है उनको। ग्रेट। तो ये हार्मोनल डिफरेंस की वजह से ऐसा है। कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना ही एक सिम्टम है हार्ट अटैक आने का, या कुछ और ऐसे टेस्ट भी हैं जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो वन ऑफ द फैक्टर्स है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में तो होता ही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का अच्छा काम भी है, ये हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को बुरा कोलेस्ट्रॉल या बुरा बिल्कुल विलेन का जो इसको है वो अब नहीं है। इस पे भी काफ़ी सारी स्टडीज आई हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी है, उसको बिल्कुल कम करना ये भी एक रिस्क हो सकता है, उसको बैलेंस रखना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ही अकेले काफ़ी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तो आते हैं कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या मुझे सर में जो भारीपन चक्कर आ रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता हाँ जी। कि आपको चेस्ट में भारीपन हो जाए। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जो डिपॉजिट होते हैं उसका क्लॉट बनता है, तब वो रिस्की होता है। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल को हमें कम रखना है। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो कॉमन है। ईसीजी बेसिक हार्ट के रिदम को बताता है, आपके ब्लड प्रेशर वगैरह के भी टेंडेंसी को इंडिकेट कर सकता है। और जो कॉमन हार्ट की फिटनेस के लिए वो है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में हम कॉमनली जो करते हैं वो टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट करके जो आप फिजिकल वॉक करते हुए जब ईसीजी हार्ट की कंडीशन देखते हैं, वो अगर आपका नॉर्मल है तो आपकी हार्ट कंडीशन ठीक है। ओके। ओल्ड एज में या बहुत सारे लोग जो ट्रेडमिल पे नहीं चल सकते, उनके लिए हम स्ट्रेस इको करते हैं, वो एक अलग टेस्ट होता है। तो यही बेसिक टेस्ट है। एंजियोग्राफी तो इसका बिल्कुल डेफिनेटिव होता है, वो जब हाई रिस्क होता है, जिनका स्ट्रेस इको पॉजिटिव आता है या जिनका टीएमटी पॉजिटिव आता है, उनका किया जाता है। इसके अलावा एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट और है जिसको हम सिटी एंजियोग्राफी बोलते हैं। उसमें सिटी स्कैन के माध्यम से हम हार्ट के ब्लड वेसल्स की कंडीशंस को इवेलुएट करते हैं कि ब्लॉकेज वगैरह कितनी है। ओके। हम जब छोटे थे तो हम इतने बीमार नहीं पड़ा करते थे। आज के टाइम पर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट वो बीमार हो रहे हैं, उन्हें कोल्ड हो गया, कफ हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी जब लॉकडाउन हुआ तो 2-3 साल तक बच्चे घर में ही रहे। हाँ जी। स्कूल नहीं गए। 2 साल का तो पीरियड ऐसा था कि स्कूल डिस्टर्ब था। तो उस पीरियड में उनका इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो ये बाहर जाना, बीमार होना, खांसी जुकाम होना, ये एक इम्यून डेवलपमेंट का प्रोसेस भी है। ओके। लेकिन अब वही बच्चे जब स्कूल जाने लगे और जब आपस में मिलने लगे तो उसकी टेंडेंसी, क्योंकि वो एक्सपोजर 2 साल का उनको हुआ नहीं इन्वायरमेंट का, उनकी डेवलपमेंट में। ओके। तो अब वो जब अचानक हो रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कारण वो है कि उनका जो एक्सपोजर नहीं हुआ था और अब से हो रहा, तो वो फिर से वो कॉमन कोल्ड, कफ होना, ये सब बढ़ गए हैं। ओके। और ऐसे भी मतलब अब हम देखेंगे पूरे साल पहले तो इसका एक मौसम होता था। हाँ जी। मानसून के टाइम में, सर्दी के टाइम में होता था। अब पूरे साल में इन्वायरमेंट में जो वायरस का जो प्रिवेलेंस है वो ज़्यादा है। ओके। अब पूरे साल वायरल के मरीज, वायरल फीवर के, कफ कोल्ड के मरीज आते रहते हैं। और आबादी जैसे हम देखे हैं नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, तो ह्यूमन इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। तो किसी एक को हुआ तो दूसरे को फैलेगा। तो ये कम्युनिटी प्रिवेलेंस की वजह से भी लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है। एक कारण तो जो लॉकडाउन में उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, वो इम्यून अभी कैलिब्रेशन चल रहा है पूरे एनवायरनमेंट के साथ। और दूसरा कारण है जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी शहरों में वो ज़्यादा है, तो मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में एक दूसरे से होता है। ओके। आजकल मैं भी पेरेंट्स से मिलता हूँ, जब बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बच्चों का, जिसके लिए वो कहते हैं उन्हें कुछ भी खिलाओ। जैसे कि मैं कहता हूँ नहीं, मैं हेल्दी डाइट दूंगा बच्चों को, बाहर का नहीं खिलाऊंगा। बट कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं यार, ये बाहर का खिलाना भी ज़रूरी है, बच्चा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बिल्ड होगा, ये सब जब बाहर जाएगा, हॉस्टल में कहीं भी खाएगा तो फिर से प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, इसमें एक हमें साउंड जजमेंट से इसमें हमें आगे बढ़ना है और माइंडफुल होना है। हाँ जी। इसमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। बाहर से खाएंगे तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास मरीज आते हैं, कि बाहर के खाने से अक्सर लोग बीमार होते हैं, बड़े हों या छोटे हों। तो आपको ज़बरदस्ती का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मेरी तो राय है कि बाहर से ना खाएं आप, जब तक कि ज़रूरी ना हो। जैसे आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, फंक्शन में खाया, पहले जैसे होता था,
लेकिन रूटीन में आपको बाहर से खिलाना है ये टेस्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए व्यवस्था है, अभी वैक्सीनेशन बहुत सारे हैं, टाइफाइड के हैं, हेपेटाइटिस के हैं, वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। बट वैसे रूटीन में आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है कि जो कॉमन हमारे बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, सैलड्स, स्प्राउट्स, मिल्क, विटामिन डी जिसको बोलते हैं, सब कम चेक कराते हैं। तो ये मिनरल और ये जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो उसका इंटेक बच्चों को शुरू से रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं। तो वो भी बाहर का खाना चाहते हैं, उनका टेस्ट बड चेंज हो गया, तो उनको वो जब तक वो एक्सट्रीम टेस्ट मिलता नहीं है तो उनको मज़ा नहीं आता है। बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे फ्रूट्स खाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं। तो इनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें कि हेल्दी बैलेंस डाइट दें, बजाय कि मतलब कि उनको अननेसेसरी रिस्क से हम एक्सपोज करें। आजकल जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गया है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कई बार फ़ोन पकड़ा देते हैं। कई बार वो बच्चे 4-4 घंटे फ़ोन देख रहे हैं। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोबाइल पे जो फ़ोन पे जो उनका प्रोग्राम आता है, बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी जो कंटेंट होता है, वो उनको ब्रेन को हाइपर एक्टिव करता है। और नॉर्मल जो चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ या स्कूल में जब जाते हैं तो अपने जो बच्चों के पीयर ग्रुप के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है उससे उनकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। लेकिन बहुत ही हाई प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही, जैसे प्रोडक्शन में आपको पता है कि 1 मिनट का जो एडवर्टीजमेंट होता है, आधे मिनट का होता है, वो उस पर कितने ज़्यादा उस पर मतलब कि दिमाग, स्क्रिप्ट और सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो बच्चे के माइंड को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। तो मेरा बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये एडवाइस एज अ फैमिली फिजिशियन सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को फ़ोन ना दें, शुरू से ही ना दें। इवन टीवी के सामने भी आप उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंटेंट या ड्यूरेशन के वाइज भी या किसी भी टाइप का जो कंटेंट है वो करें। और हर एज के बच्चों के लिए जो उनकी एज रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शंस हैं कि जो आपको फिल्टरिंग है ऑफ कंटेंट है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन हो या फ़ोन आपके सोशल मीडिया के हो या आपके OTT हो, सब पे आपको चाइल्ड फिल्टर्स की फैसिलिटी है। और लेकिन अक्सर कोई उसको यूज़ नहीं करता है। तो अक्सर बच्चों का जो एक्सपोजर हो रहा है वो उनके जो एज ग्रुप से ज़्यादा उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चे आगे चल के इनका पढ़ाई में मन ना लगना, रूटीन चीज़ों में मन ना लगना, वैसे ही चीज़ों को कंज्यूम करना एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आजकल रील का एक है ना कि रील कंजम्पशन एक वो बन गया है, हैबिट बन गई है, एक नशा हो गया है रील देखना। तो बच्चों को भी, जब बड़ों को इसका नशा हो जा रहा है तो बच्चों को क्यों नहीं होगा। और ये नशा एक दूसरे नशे से अलग कैसे, जो आपका टाइम ही खा रहा है। हाँ, सही बात है ना। तो आपका जो रूटीन जो आपका है उसको छोड़ के बड़े लोग भी रील देख रहे हैं, तो छोटे बच्चों को तो रील दिखाना या कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट की चीज़ें देना उनको हार्म करेगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग सही एज क्या है बच्चे को फ़ोन देने के लिए? नॉट बिफोर हाई स्कूल। ओके, क्योंकि फ़ोन का जो कम्युनिकेशन का है वो तो ठीक है कि बात करनी है, बट जो स्मार्टफोन है जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हाई स्कूल के पहले बच्चों को देना चाहिए। ओके, क्या एक्सेसिव फ़ोन का यूज़ करना बच्चों में ऑटिज़म को थोड़ा दावत दे रहा है? ऑटिज़म के अलग स्पेक्ट्रम को आप कहें, ऑटिज़म तो एक अलग चीज़ है जो कि ज़रूरी नहीं कि फ़ोन के पहले भी ऑटिज़म होता था। और वो एक न्यूरो फिजियोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक्स भी है, कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें भी होती हैं। बट वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर ना कहें इसको, मतलब कि आप इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बच्चों में आगे आने की ज़्यादा होगी अगर आप उनको फ़ोन देंगे। नॉट नेसेसरली ऑटिज़म, बट एक डिफरेंट लेवल का आप समझ लें, जिसको अब शायद हमने अभी पूरी तरीके से डिफाइन भी नहीं किया कि उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे। तो ये मैं बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी सड़क पे फ़ोटो से इमेज लेना या सेल्फी लेना या कोई रील बनाना जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, वहाँ पे कोई नहीं कर रहा था। अगर कोई वहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है अपने मोबाइल से या कैमरा से, इसका मतलब वो टूरिस्ट है। ओके। तो वहाँ के कल्चर में नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें मोबाइल के ऊपर।
तो वो एक एंटरटेनमेंट का चीप मीडियम हो गया है, लेकिन बच्चों के केस में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके। अभी हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं यहाँ पर, और सभी के घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको स्पेशली कैसे केयर करनी चाहिए अपनी इस पॉल्यूशन वाले टाइम में? पॉल्यूशन ज़्यादा है और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए। मेरी राय लगाना चाहिए। ओके। और जितना ज़्यादा आप अपने घर में आसपास ग्रीन इन्वायरमेंट रखें, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, हाई राइज में रहते हो, लेकिन आप कुछ पौधे तो लगा ही सकते हैं अपने घर के अंदर, बाहर, बरामदे में। हाँ जी। तो उस चीज़ को आप करें। सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको खासकर ऐसे मौसम में ध्यान देना चाहिए कि वो अपने एक्सपोजर को इन्वायरमेंट से कम करें। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग घूमना टहलना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब हो, जब आपका पोल्यूशन का लेवल हाई हो, उस समय इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से बचना चाहिए। ऐसी भी क्वेरी आती है, इवन कॉमन लोग यूज़ करते हैं कि क्या हम जो एयर प्यूरीफायर है घर में तो यूज़ कर लेंगे, तो बाहर जाएंगे तो फिर हमें रिस्क नहीं होगा ज़्यादा। तो ये सोच रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, अपने रिस्क को कम से कम उतने समय तो मिनिमाइज़ करें जब आप घर में रहते हैं। ज़्यादातर तो हम घर में ही रहते हैं, तो बड़ों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए भी, सबके लिए एयर प्यूरीफायर मुझे लगता है एक ज़रूरी है आज के टाइम में। एनसीआर की अगर बात करें तो एनसीआर के बाहर तो इतनी बुरी हालत नहीं है। तो एयर प्यूरीफायर है, और एक्सपोजर टू हजार्डस इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचे। ओके। हमारे देश में मोटापा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर किसी का ही पेट एक्चुअली निकला हुआ ही है, मैं कहूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है जो हमारे वेट गेन की वजह से होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसी क्या है हमारे देश में? देखिए, कोई बीमारी और नहीं, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। ओके, हाँ, सही कह रहे हैं आप। अगर किसी का वजन मान लीजिए एवरेज 70 किलो होता है और वो 100 किलो का, 110 किलो का है, तो उतना वजन उसे अलग लेके चलना पड़ता है। तो उसके हार्ट को, उसके लंग्स को, उसके पूरे सिस्टम को एक ओवरलोड होता है हमेशा। तो मोटापा की वजह से कोई बीमारी नहीं होती। मोटापा अपने आप में एक इम्पेयर्ड कंडीशन है, तो वो खुद एक बीमारी है। ओके। उसके साथ वो दूसरी चीज़ें साथ में लग जाती हैं, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, हाँ जी। मेंटल हेल्थ, सेल्फ स्टीम, ये सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं। ओके। अभी आप डेली बेसिस पर काफ़ी सारे पेशेंट हैंडल करते हैं, तो कोई ऐसा ट्रेडिशनल मिथ जो पेरेंट्स आज भी आपसे थोड़ा आर्ग्यू करते हो या डिस्कशन करते हो आपसे मिलने के बाद? बहुत बार पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ में जो कॉमनली होता है कि अब जैसे मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत, जैसे मैंने बताया पहले भी बातचीत में, कि जो बीमारियां होती है बाहर के खाने से होती हैं। अगर आप बीमार हो गए, आप कभी रेस्टोरेंट में जाके, या जो वेंडर है जिससे आपने गोलगप्पे खाए, मोमो खाया, चाप खाया, उसे आप कभी नहीं कहते। हाँ जी। लेकिन बहुत कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन, फॉर एग्जांपल अगर हम हल्की फुल्की एंटीबायोटिक भी बताते हैं तो लोगों में ये रेजिस्टेंस आता है कि एंटीबायोटिक हम नहीं खाएंगे और इसके साइड इफेक्ट होंगे। हाँ जी। बट जो आपको नुकसान कर रही है उसको आप भी आइडेंटिफाई नहीं करें। आप बीमारी ना पड़े, आपको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। हाँ जी। तो बीमारी से बचने के लिए आप गंदा पानी, पुअर सोर्स ऑफ फूड, उसको आप अवॉइड कर ले तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी कि कोई दवाई खानी पड़े। और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो होता है, ऐसा नहीं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट ये बहुत रेयर होता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और जब हम दवाइयाँ देते हैं कॉमनली तो उनको हम रिस्क और बेनिफिट को वे करते हैं, और कोई भी ऐसी दवाई नहीं जाती जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो। बट इसके ऊपर काफ़ी जोर लोगों का है कि हम दवाई नहीं खाएंगे। ओके। बट आप ऐसा कर सकते हैं। ओके। बहुत सारे पुराने ज़माने में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, खाना पीना ठीक रखते हैं। तो दवाइयों से बचने का एक ही तरीका है कि अपने खान पान को सही करें, ठीक करें। तो साइड इफ़ेक्ट वाली बात थोड़ा सा उसमें यह है कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि बीमारी से तकलीफ होती है और दवाई से आराम होता है। पहले इस लॉजिक को ले। हाँ जी। इसका एक्सेप्शन है साइड इफ़ेक्ट। हाँ जी। एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन वो हर बार हर किसको हर बार हर दवाई से ऐसा होगा ऐसा हाँ नहीं। जी। तो थोड़ा इस पे हमें जब दवाई को ले तो हम समझें और प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर हम चलें। ओके। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो पायलट कैसे उड़ा रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो कैसे चल रही है हम इसके ऊपर नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर एक सोशल डिस्कशन है, डिस्कोर्स है कि हमें ये दवाई नहीं खानी है। गर्म दवाई, ठंडी दवाई का कॉन्सेप्ट है कि गर्म दवाई होती है, दवाई गर्म करती हैं। हाँ जी।
लेकिन जो बाकी चीज़ें नुकसान कर रही हो उससे आप बचें। तो आपको कोई भी गर्म दवाई, ठंडी दवाई कोई भी खानी नहीं पड़ेगी। ओके। आजकल एक चीज़ से और लोग परेशान हैं, उनको लगता है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं, और या उनके बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मैं इतना बीमार गया नहीं था, पर वहाँ पर जाकर पता नहीं मुझे क्या-क्या हो गया, और कुछ लोगों को तो कैज़ुअल्टीज़ भी हो जाती हैं। तो क्या ये सच में हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, या ये लोगों का मिसकंसेप्शन नहीं, है? ये हॉस्पिटल का इशू नहीं है कि कोई गलत कर रहा है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है इंडिया की। सिस्टमिक प्रॉब्लम ऐसे है कि आप मान लीजिए आपको एक साबुन खरीदना है तो आप पड़ोस के दुकानदार से ले लेंगे, और आपको पता है कि कोई भी साबुन या सोप, शैम्पू, आटा, घी, मिल्क का पैकेट, बिस्किट का पैकेट आप लेने के लिए उसकी फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आप वहीं से पड़ोस के रिटेल की शॉप से ले लेंगे। तो जो पहले के ज़माने में, या पहले, अब इसका ट्रेडिशन कम होते जा रहा है, फैमिली फिजिशियन का कॉन्सेप्ट था कि कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए आप तो दिखा लेते थे, 90% प्रॉब्लम्स तो आप लोकल अपने फिजिशियन को दिखा लेते हैं। अब आप छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि हमें सर में दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, हाँ जी, आपको पेट में गैस बन रही है तो आपको गैस्ट्रो को दिखाना हाँ है। जी। तो आप जो है डिस्प्रोपोर्शनेट फैसिलिटी में जाएंगे ओके। तो आपका जो सिम्टम है वो मैच नहीं होगा वहाँ के सिस्टम से, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स अलग हैं। जब आपके स्पेशलिटी सर्विसेज में जाते हैं जहाँ पे पेट की प्रॉब्लम के लिए एंडोस्कोपी होती है, जहाँ पे सर में प्रॉब्लम्स के लिए MRI होती है, जहाँ पे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, तो स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वो ओवरसाइट ना हो उनके एंड से, क्योंकि उनको कहा जाएगा भाई आपने ये क्यों नहीं करा है, आपके पास तो सारी फैसिलिटी थी। हाँ जी। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए आप अगर हेल्थ केयर एक्सेस को वैसे करेंगे तो आपको फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो आपको पहले नियरेस्ट अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। ओके। और इसमें एक जनरल फिजिशियन का रोल इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो अक्सर हम चाहते हैं कि नहीं हम स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो स्पेशलिस्ट को दिखाने में आपको जितना इलाज चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा हमेशा। ओके। सही कह रहे हैं। यू आर बाइंग फॉर इट, यू आर आस्किंग फॉर इट। यस। तो ये कल्चरल है, ट्रेंड है, इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन हमें पता है, एक कॉमन सेंस है सोसाइटी में कि हार्ट अटैक हुआ है, सांस नहीं आ रही है, बेहोशी है तो हॉस्पिटल ही जाना है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पैर मुड़ गया तो हॉस्पिटल ही जाना है। लेकिन छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं ना। ओके। आपको समझना चाहिए अपने पैटर्न को। जैसे मैंने बताया हाँ जी, हाँ जी। कि कॉमन चीज़ों के लिए आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, आपको मारुति लेनी है तो आप लोकल यहाँ पे नोएडा के डीलर के पास जाएंगे, आप गुड़गांव नहीं जाएंगे। हाँ जी। बहुत अच्छे समझाया आपने, सच में। तो अब जाएंगे तो फिर आपको फैक्ट्री में आपको कार तो नहीं मिलेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात। तो अब गलत जगह गलत चीज़ के लिए मत जाएं, इसको समझें। ओके। 90% प्रॉब्लम आपका जनरल फिजिशियन ठीक कर सकता है। ओके, मैं ग्रेट। अपने बारे में नहीं कह रहा, हाँ हाँ जनरल कह रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात की आपने ये तो। और मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे कि खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिथ हैं कि मैं मॉर्निंग में हमें ये खाना चाहिए, इवनिंग में ये खाना चाहिए। तो आप मुझे मॉर्निंग टू लाइक सोने तक आप बताएंगे मुझे सुबह सुबह कैसा खाना खाना चाहिए, दोपहर में कैसा खाना खाना चाहिए, और रात को कैसा खाना खाना चाहिए? ये इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान है, इसलिए क्या बात खाना से चाहिए, पूछ रहा हूँ। कब खाना चाहिए। तो मैं भी उसमें ज्ञान बढ़ाऊं तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। हाँ जी, मैं कॉमन सेंस की बात करता हाँ हूँ। जी, बिल्कुल। जो हमारा इंडियन किचन है ना, उसमें मसाले होते हैं। हाँ जी, वेस्टर्न किचनों में मसाले नहीं होते हैं, और वो मसालों का प्रयोग हम हजारों साल से कर रहे हैं। जिस मात्रा में कर रहे हैं, जितना नमक डालते हैं, जितना तेल डालते हैं, जितना हम उसको कुक करते हैं, जिस तरीके से कुक करते हैं, तो मैं अगर सच्चाई बताऊं तो हमारा जो इंडियन किचन है, ट्रेडिशनल इंडियन किचन, वही दवा खाना है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ये कुछ ना कुछ मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन का प्रभाव क्या है कि हम ब्लैंड फूड को बोलते हैं कि हेल्दी फूड है, ओके। कि ये स्पाइसी है, अच्छा नहीं है। ओके। जबकि हमारे पूर्वज तो खाते रहे ना, हेल्दी रहते थे उसी को खा के। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन किचन और रेसिपी को जो डिस्कार्ड किया वो गलत हुआ है। ओके। और उसको दोबारा से पकड़े आप। ओके। और जितने भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं इंडिया के और डाइट के लोगों को यही बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल फूड है उसको आप खाएं। वापस से वही बात हो रही कि अब मोटा अनाज खाएं, हाँ, बाजरा खाएं, ज्वार खाएं, रागी खाएं। हाँ जी, हाँ जी। वही बात हो रही है ना। हाँ, आप वही जो आप बाहर की चीज़ें, प्रोसेस फूड ना खाएं। हाँ जी। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करें। और मुझे
यही संदेश देना है कि हम वापस अपने इंडियन किचन की तरफ लौटें। अब जहाँ के भी हो, साउथ इंडियन फूड हो, गुजराती फूड हो, नॉर्थ ईस्ट का फूड हो, कश्मीरी फूड हो, दिल्ली का खाना हो, यूपी का खाना हो, बिहार का खाना हो, सब जगह बंगाल का खाना हो, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एक प्रोसेस टेस्टेड ट्राइड आपकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सबकॉन्शियसली डिजाइंड फूड है। हाँ जी। उसको वापस आप अपने किचन में ले आएं और किचन को यूज करें। ओके। हाँ, किचन को यूज किचन करना में बहुत जरूरी स्टोरेज है। की जगह मत बनाएं। हाँ जी। कि आपने फ्रिज को किचन समझ लिया, फ्रिज किचन नहीं है, फ्रिज तो स्टोर करता है। हाँ जी। फ्रिज एक पार्ट है जो फैसिलिटेट करता है, लेकिन फ्रिज वापस हम इंडिया में रहते हैं तो वेस्टर्न किचन फूड हैबिट्स हार्मफुल हैं जी। ये जनरल मेरी का कहना है। तो मैं इसमें कोई ये नहीं बताऊंगा कि सुबह शाम को दोपहर को क्या खाएं। जो आप घर में खाते थे, जो आपके आप याद करें, पता करें कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स बुजुर्ग क्या खाते थे, वही चीजें आप खाना शुरू कर दें, उसी समय पे खाना शुरू कर दें, उसी मात्रा में खाना शुरू कर दें। ओके। अभी एक और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है कि हम ऑयल कौन सा खाएं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम सरसों का ऑयल खाना चाहिए हमें। कुछ ऑलिव ऑयल की तरफ जा रहे हैं। और मार्केट में पाम ऑयल अब तो पहले इतना अवेलेबल नहीं था, अब वो हर शॉप पर अवेलेबल है, अब पाउचेज में हर फॉर्म में अवेलेबल है। तो पाम ऑयल तो नुकसान देता है, ये पता है, साइंटिफिकली भी है। और पाम ऑयल अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें भी जो सरसों का तेल होता है, मैं वही बात दोबारा से कहूँगा, जो ट्रेडिशनल हमारे घी और जो गाय का घी और जो सरसों का तेल, ये बेस्ट है। ओके। अभी भी इसमें प्रोसेस्ड भी आ रहा है ऑयल, जैसे कि जो कंपनीज हैं, जो भी टॉप ब्रांड्स हैं, वो पैकेजिंग ऑयल देते हैं। मैं उसको कंपेयर करता हूँ और जो रियल में निकला हुआ गांव का जो ऑयल है उसको कंपेयर करता हूँ, बहुत डिफरेंस होता है। कोई भी चीज़ आप ट्रेडिशनल लेंगे वो होगा, जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसका प्रोडक्शन हो रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि प्रोडक्शन वाली बात आ जाती है। ओके। मास स्केल पे जब प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो वो नॉर्मल नेचुरल सोर्स से अलग होता है। ओके। कौन सा बेटर है इनमें आपके अकॉर्डिंग? नेचुरल सोर्स का कोई भी खाने की चीज़, कोई भी नेचुरल लेंगे, जिसको हम फैशनेबली बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके। हाँ जी। इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है। यस। तो वो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कोई रेयर चीज़ है, हमारे यहाँ तो वही खाना था, मेजोरिटी तो वही खाते थे ना। अभी भी गाँव में लोग वही खाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। हाँ जी। तो उसमें नया क्या है कि अडॉप्ट करके ऐसा करना है। जो नेचुरल सोर्स की चीज़ें हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपके जो अनाज हैं, आपका जो ऑयल है, वो सब घी है, बटर है। बटर तो हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, घी है और शहद है, सब नेचुरल सोर्सेज के लिए। ओके। आजकल B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है और लोग कहते हैं बिना नॉनवेज खाए आप इसको पूरा नहीं कर सकते। एक वेजिटेरियन इसको कैसे पूरा करे? लार्जली अभी भी मैं पूछता हूँ लोगों से, वो उनका फूड हैबिट्स क्या है। अभी भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। हाँ जी। 50-50 मान लें, बट ज़्यादातर आप वेजिटेरियन मिलेंगे, बट वो हेल्दी हैं। और उसमें जो ज़रूरी नहीं कि नॉनवेज में ही मिलेगा, लेकिन आपके जितने फ्रूट, स्प्राउट्स एंड सैलड्स, इससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ओके। एज इक्वल एज किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स। और बहुत सारे वाइटामिन्स जो दवाइयाँ आती हैं, वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स की आती हैं, जो दवाइयों से रिप्लेस करना चाहते हैं B12। ओके। जैसे हमारे बहुत सारे जैन बंधु आते हैं, उनको तो दवाई भी नॉनवेज नहीं चलेगा। हाँ जी। तो उनके लिए वेजिटेरियन सोर्स का ही वो आता है कैप्सूल, तो आप वेजिटेरियन चीज़ें ही डायरेक्ट खा लें। ओके। हाँ, क्योंकि जितनी मेडिसिन है वो सारा नॉनवेज सोर्स से आ रही है। अच्छा, वेजिटेरियन सोर्स भी आते हैं B12 के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसका रेड मार्क और ग्रीन मार्क होता है उस पर। आप बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स हैं जो आप वेजिटेरियन सोर्स से आते हैं। ओके, ग्रेट। हम भी लिखते हैं उसको देख के पेशेंट के फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, ग्रेट। सर, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। हर कोई भाग-दौड़ में लगा हुआ है, वो रेस्ट भी नहीं कर पा रहे। उस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, हर समय सब स्ट्रेस में है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार रोड पर लोगों के, और स्लीप प्रॉपर नहीं मिलती है। और बहुत से लोगों तो मैं देखता हूँ वो रात को स्नोरिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो क्या रीज़न है इन सब के? स्ट्रेस का तो रीज़न यही है कि जो इंडिया में हमारा जो अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, और जो हमारे रहने का जो वातावरण है वो बदल रहा है तेजी से। हाँ जी। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में भी अब क्या है कि हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। हाँ जी। बच्चे कम हैं, एक हैं, मैक्सिमम 2 हैं। हाँ जी। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अलग अलग समय पे अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग ऑफिसेस हैं, अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो इसमें एक, मैं इसको कहता हूँ, एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस है। ओके। अकेलापन है कि आप बिजी तो हैं लेकिन अकेले हैं। हाँ जी।
परिवार होते हुए भी जो परिवार का जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, हम एक दूसरे को मेंटल इमोशनल जो प्रेम सौहार्द होता है एक परिवार के अंदर, उसके लिए समय नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो वो उसके लिए आपको कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया, जब लॉकडाउन था तो वापस ये चीज़ लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो घर में ही सुख है। हाँ जी। तो होम को होम बनाना ये बहुत ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी प्रेशर है। तो अब कभी भी कोई चीज़ ऐसी फाइनेंशियल गोल्स आपके हों, फैमिली गोल्स हो, गाड़ी का गोल हो, फ्लैट का गोल हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गोल हो, वो इस कॉस्ट पे ना करें कि आपका जो मेंटल हेल्थ के कॉस्ट पे हो, या वो ऐसा नहीं कि अगर हस्बैंड स्ट्रेस है तो वाइफ को नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेम इन्वायरमेंट है ना, तो वो सबको होगा, और वो बच्चों को नहीं होगा, या उस परिवार के बुजुर्गों को नहीं होगा। अगर किसी एक पर्सन को स्ट्रेस होगा घर में तो सबको होगा। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए पूरे परिवार के मेंटल हेल्थ के कॉस्ट पे कोई भी परिवार के गोल ना बनाए जो एक्सट्रीम हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो या अपने फाइनेंशियल गोल्स हो, अपने करियर के गोल्स हो, तो उसको हमेशा बैलेंस करके चलें। और वो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको हम मेंटेन रखें। कि मैं बीच में गया था परमार्थ आश्रम जी, ऋषिकेश में, गंगा आरती होती है वहाँ, बहुत फेमस है। हाँ जी, वहाँ स्वामी चिन्नानंद सरस्वती हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बातचीत के क्रम में बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि फैमिली इज मेडिसिन। ओके। तो ये बड़ी मतलब सिंपल बात है लेकिन बड़ी स्ट्राइकिंग बात है कि पहला दवाई तो आपका परिवार ही है। हाँ जी। आपका परिवार अगर सही रहेगा तो आपको दवाई की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रेस में तो ये हम देखें, और इसी से जुड़ा है नींद। नींद तो हमारे जॉब और जो हमारा काम है उसको कभी भी, काम में कभी ऐसा नहीं होगा कि काम खत्म हो जाएगा या काम कम हो जाएगा। काम तो बढ़ता ही जाएगा और हमेशा रहेगा, रोज ही रहेगा। हाँ जी। तो हमें कहीं ना कहीं उसकी लिमिट बनानी पड़ेगी कि काम को हमें कहाँ स्टॉप करना है और अगले दिन क्या करना है। तो काम जहाँ तक कर सकते हैं वहीं करें, फिर उसको स्टॉप कर लें। ओके। वीकेंड को वीकेंड करें, सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलती है उसको छुट्टी मनाएं, वो दिन काम ना करें, रेस्ट भी करें। ओके। तो स्लीप के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बाई चांस अगर ऐसा है कि आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पा रही तो दिन में सोएं, जब मौका मिलता है तब सोएं। थैंक यू सर, आज आप यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई थिंक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैनंद जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लिनिक में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो समय नहीं होता, क्योंकि हम उस बीमारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, लोगों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, मेंटल हेल्थ कैसी अच्छे रहे, कैसे हम बीमारियों से बचें, इसको तो हम मतलब कि पब्लिक या मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हैं। और ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीमारी तो कम होती है, जो बीमारी से बचाव के तरीके हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।